स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सी डिग्री बेस्ट है, ज़्यादा स्कोप किसका है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किसकी हैं। IT is the right and the only direction that the world is heading. माज भाई ये बताएं कि AI क्यों चूज़ की। अच्छा, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑनलाइन कोर्सेज ही कर लेने चाहिए 4 साल। सर, मैकेनिक और मैकेनिकल इंजीनियर वाली बात आपने कर दी। द गोल शुड नॉट बी अर्निंग मनी। तो मैं क्या ऐसी बातें करूँ कि पता चल सके कि भाई एक पाकिस्तान का तगड़ा बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है। एक अगर बंदा आ रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, सब आते हैं सुनने। उनको होता है ना कि यार मिस आउट ना कर। ईदर यू डू एन इंटर्नशिप, absolutely that is first opening to the real professional world। नहीं होता तो you should definitely freelance। WhatsApp पे कोई काम आ रहा है कर लो, किसी और स्टैक में कोई काम आ गया है उठा लो, अपवर्क पे जाके करना पड़ रहा है उठा लो, अपने लिए दिल चाह रहा है बनाने के लिए बना लो। लेकिन लाजमी जब तक ये चीजें नहीं की होंगी, आपका और आपके सारे बैचमेट्स का CV एक ही जैसा होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। ये लोग बाय डिफॉल्ट समझते हैं कि हम अच्छी जगह आ गए। एक स्टूडेंट इंडस्ट्री से लिंक कैसे बनाए। इंडियन इज अ होल वर्ल्ड। आपने ढूंढना है, आपने वही पापड़ बेलने हैं, आपने वही अपने फैमिली को बताना है जी हम AI का काम करते हैं। आपने अपने वो एक ऑस्ट्रेलिया वाले कोई होंगे, कोई चाचू होंगे, उनको बताना होगा कि हमने शुरू किया है। कोई भी बंदा आपके पास आए ना AI का काम करवाने, आप बताना पाकिस्तान में एक टीम बैठी हुई है बड़ी। दिस इज द ओनली वे आउट। आई मीन दिस इज द मोस्ट बेस्ट नेचुरल वे आउट। आप अपने फैकल्टी को जाके बोलेंगे सब किसी कंपनी में कंसल्टेंट है, कोई काम चाहिए हो ना तो बताइए, हम करके दे देंगे। इसमें आपके लिंक्स बिल्ड होने चाहिए। पहला काम तो आता ही लिंक से। पहला काम कोई अमेरिका में बैठा हुआ बंदा तो नहीं कहेगा हाँ जी ये बज़ाहिर बहुत अच्छे लग रहे हैं, BS AI करते हैं, फास्ट न्यूज़ से माशाल्लाह, इनको काम दे के देखते हैं। आपका कोई प्रोफेसर बताएगा कि हाँ भाई वो एक है बंदा, उसके पास चले जाओ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको बता दूंगा कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, देख लो क्या पता काम हो जाए। पीपल रेफरिंग अस टू देयर पीपल, यार हे दीस गाइज, आई नो दीस गाइज फ्रॉम फास्ट एंड दे आर डूइंग AI एंड दे माइट बी एबल टू हेल्प यू आउट। 7,000 रुपये का काम आया वो भी किया, 10,000 रुपये का काम आया वो भी किया, 50 का काम आया था वो मैंने अभी आपको बताया। पहले 6 महीने तो ये थे, 5,000 ओह अच्छा हाँ ठीक है 2 दिन में करके दे देंगे, 15,000 कोई मसला ही नहीं 3 दिन में कर देंगे, 19,000 अरे साथ में रिपोर्ट भी बना के दे देंगे। आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमने स्टार्ट जब हम 3 लोग थे, सिर्फ बेसिक फ्रीलांस कर रहे थे, तो हमने सर्विसेज से स्टार्ट किया। बिल्कुल बेसिक फ्रीलांस इज व्हाट इट्स। अगर फेल वाली डेफिनेशन पे हम जाएं तो एक तरह से फेल तो हम भी हुए, लेकिन फेलियर इज नॉट द लास्ट ऑफ इट ना। स्टार्टअप वो फेल होता है जो वहाँ पे गिव अप कर जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना रोल होता है, कैसे इनहांस की जा सकती हैं। मेसी को नहीं आती, रोनाल्डो को सही से नहीं आती, तो मतलब हम क्या है, मीठी मीठी बातें करके घेरने वाले ज्यादा लोग होते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर अगर सिर्फ कम्युनिकेटर हो तो फिर वो गोलीबाज हो गया ना। आप कैसे टाइम मैनेज करते थे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी बिग इशू। एक लफ्ज होता है उसको कहते हैं सेरेंडिपिटी। आपने इतने करियर काउंसलिंग सेशंस अटेंड किए हैं 750 स्टूडेंट्स के साथ, उनको आप क्या आइडियाज देते थे। उनको जो हम स्कूल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं ना ग्लोबल शेपर्स में, उनको हम यही आइडियाज देते हैं कि भाई दुनिया में बहुत कुछ है करने। वेक्टर कंपनी का प्लान आपके माइंड में कब आया। हम कौन से कोई 30 मार खान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे माज अली नदीम की सक्सेस स्टोरी। माज अली नदीम फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, जो कि माशाल्लाह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और उसके साथ साथ वो को फाउंडर हैं वेक्टर AI कंपनी के। जब उन्होंने लॉन्च किया इस कंपनी को 6 सेमेस्टर के एग्जाम के बाद, यानी वो ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे और उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाल्लाह करंटली उनके 15 एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि नेशनली और इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। ना सिर्फ बैचलर्स लेवल पर इन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि A लेवल्स के अंदर AS के एग्जाम में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है उसमें पूरे चाइना में इनकी फर्स्ट पोजीशन आई और इनको अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ साथ माज अली नदीम ग्लोबल शेपर इस्लामाबाद के मेंबर हैं और इन्होंने अटेंड किया annual meeting for new champions in China. Apart from this, he is also a representative of annual curators meeting in Switzerland. माज नदीम की माशाल्लाह एक और भी इसमें बड़ी खूबी है कि ये करियर काउंसलिंग का काम भी इन्होंने किया है, और अभी तक सो फार ही हैज़ काउंसल्ड 750 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स, और इनकी वैल्यूएबल सर्विसेज की बेस पर इनको इनोवेशन प्राइज अवार्ड से नवाजा गया फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, और इनकी माशाल्लाह सक्सेस स्टोरी में आता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे रीजंस बिहाइंड सो मच सक्सेस के हर लेवल पर, यानी अगर ये कोई A लेवल का स्टूडेंट है, कोई यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, वो किस तरह अपने कोर्सेज अच्छा ले सकता है, क्योंकि इनका माशाल्लाह 3.96 CGPA था। और इसके साथ साथ इतनी सारी सोसाइटीज़ में और कम्युनिटीज़ का पार्ट बनना, और फिर उनको रिप्रेजेंट करना, और उसके साथ साथ अपनी कंपनी लॉन्च करना। जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए आइडियाज़ इसके अंदर हैं। जो लोग स्किल सेट में लैक करते हैं कि कैसे वो स्किल सेट हासिल करेंगे, तो इस पॉडकास्ट में उनके लिए बहुत कुछ है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो उसकी क्या रीजंस हैं और आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आप लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपना बिल्ड करना चाहते हैं या इंडस्ट्री के साथ लिंक स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दरमोर अगर आप फ्रीलांसर नहीं है, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह माज भाई से हम उनकी टिप्स भी लेंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम माज भाई, क्या हाल है।
अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया है। आई थिंक आई एम वेरी ऑनर्ड फॉर इट। जी बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू, मतलब द प्लेजर इज ऑल माइन। माज भाई मुझे एक चीज़ आप सबसे पहले बताएं कि अगर हम स्टार्ट करें ए लेवल से, तो आपका पूरा चाइना के अंदर आईटी में सबसे हाईएस्ट स्कोर था, तो इसकी क्या रीज़न थी? आपने आईटी को चूज़ क्यों किया था? अच्छा, जनरली हुआ ये सारा स्पॉन्टेनियस था। जब मैं पाकिस्तान से चाइना हमारी पोस्टिंग हुई और वहाँ पे जाके मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो स्पॉन्टेनियसली ये पता चला कि वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑफर नहीं होती, वहाँ पे होती ही आईटी ऑफर है। तो मैंने अडेप्ट कर लिया, जाहिर सी बात है, आई हैड टू डू टेक्नोलॉजी। आई जस्ट डिड नॉट माइंड कि वो आईटी पढ़ रहा हूँ या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ ना। उस वक्त इतनी अवेयरनेस थी कि दोनों कोर्सेज में फ़र्क क्या होता है। तो आई जॉइंड इट एंड देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ मोर ऑफ से कहते हैं ना मैनेजमेंट सेंट्रिक। मतलब आईटी में आपको ज़्यादा ये चीज़ सिखाते थे कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सोचना कैसे है इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल आईटी प्रॉब्लम, राइट। कोडिंग कम थी, प्रोग्रामिंग कम थी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या असेंबली लैंग्वेज की वो चीज़ें कम थी, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल आईटी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस ज़्यादा था उस कोर्स में। तो आई टुक इट, आई थिंक इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे केस स्टडीज़ को पढ़ना और समझना ज़्यादा अच्छा लगता था देन एक्चुअली डूइंग द प्रोग्राम, राइट, राइटिंग द प्रोग्राम। तो वो नेचुरली आईटी का जो एक वो था ना अंदर फील के यार आईटी इज़ अ ग्रेट कोर्स जो मैं बगैर पढ़े भी कर सकता हूँ, वो उस तरह से आया कि इट वाज वेरी अलाइन टू व्हाट आई लाइक्ड डूइंग। आईटी का शौक आपको कब से पैदा हुआ था? अच्छा, इंटरेस्टिंगली पहले मैं थोड़ा भागता था इंजीनियरिंग से या कंप्यूटिंग से। वो ये था कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स हो जाती थी तो बड़ा डर भी लगता था। तो मैं थोड़ा सा एनवायरमेंटल साइड पे चला गया था। मैंने एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ना शुरू किया अपने ओ लेवल्स में, और फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देख लूँगा, ये हैवी मैथ वाली इंजीनियरिंग मैंने नहीं देखनी। बट लाइफ चेंज्ड। आप चाइना गए जी, हम चाइना गए, वहाँ पे जाके एनवायरमेंटल साइंसेस छोड़ दिया मैंने कहा चलें जो मेजर कोर्सेज हैं उन्हीं पे फोकस करते हैं। वहाँ पे जब फोकस किया तो जनरली आईटी केम इनटू वो के कर लो, तो मैंने कर लिया। और जब आप चाइना में थे तो द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट वाज के टेक वाज ऑल ओवर द सिटी जहाँ पे मैं रहता था, बीजिंग में, जनरली बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, ट्रांसपोर्ट में, कि वो मेरे अराउंड इकोसिस्टम ऐसा था कि मेरे लिए वो नेचुरल हो गया कि भाई हाँ, आईटी इज द राइट एंड द ओनली डायरेक्शन दैट द वर्ल्ड इज हेडिंग। मतलब वो चीज़ पहले मोटिवेशन में नहीं थी, लेकिन वो एम्बेड हो गई ना, क्योंकि आपका इकोसिस्टम वहाँ पे इस तरह का बना हुआ था। क्यूआर पेमेंट्स हो गई, एक वी चैट पे पूरी दुनिया आबाद थी वहाँ पे, यू नो, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन योर मोबाइल फोन। वो इट वाज अ नेचुरल इकोसिस्टम दैट बिल्ट इन मी। अच्छा, मुझे माज भाई ये बताएं कि आप ए लेवल्स करके हैं, और बहुत अगर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखें स्पेशली फास्ट में या नस्ट में, तो ज़्यादा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या उन्होंने आईसीएस किया होता है। तो मेजर क्या डिफरेंस देखते हैं कि कितना इफेक्ट डालता है यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ के अगर आपने ए लेवल्स किया हो या प्री इंजीनियरिंग की हो? मैं ये कहूँगा कि इफेक्ट डालता है सिर्फ पहले 6 महीने तक। मेरी टीम अभी जो हमारी वेक्टर की टीम है और जो मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, उसमें अब कहीं भी वो डिस्टिंक्शन नहीं रही कि किसने ए लेवल्स किया था और किसने एफएससी किया था। हाँ, पहले सेमेस्टर में ये होता है कि तरीक़ाकार पढ़ाई का वो थोड़ा सा ना एम्बेड हुआ होता है ए लेवल्स वालों में, कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द क्वेश्चन इन द पेपर। मतलब यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑल्सो रिक्वायर्स दैट। पहले सेमेस्टर में थोड़ा सा यहाँ पे लैग आता है कि जो ए लेवल्स वाले होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल फोकस को शायद ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब ये मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग। और ज़्यादा एफएससी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि उन्हें पता हो कि क्या आने वाला है एग्जाम में, राइट, या उन्हें अगर वो सारे पास पेपर सॉल्व करें तो उन्हीं में से सवाल आना चाहिए इन दी एग्जाम, राइट। कॉन्सेप्ट हल्का सा भी चेंज हो गया तो शायद वो डिविएशन में काउंट होता है। तो यहाँ पे आके पहला सेमेस्टर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिवाइड है, लेकिन पहले सेमेस्टर के एंड में जब दोनों ए लेवल वाले और एफएससी वाले फेल होते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, तो सब कुछ बराबर हो जाता है। और जब सेकंड सेमेस्टर में सारे पीएफ पास करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे सब बराबर होता है। ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई फ़ायदा है, कोई वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ए लेवल्स को जो कैलकुलस का सब्जेक्ट है उसमें डिफिकल्टी आती है? अगर आप फर्दर मैथ्स नहीं ले रहे तो आई थिंक ए लेवल की मैथ्स भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब डिसेंट है। मतलब आपने अगर 10th में एक चीज़ पढ़ी है, फिर ऑब्वियसली एक एडेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी 11th में आएगा, फिर एक एडेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी 12th में आएगा। ए लेवल की मैथमेटिक्स भी वही सीक्वेंस फॉलो करती है। हाँ, अगर आप फर्दर मैथ्स ले लें तो वो 10x डिफिकल्टी पे आता है, और वो एक बहुत एलीट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एलीट इन द सेंस कि वो मेंटली इतने शार्प होते हैं या उनके अंदर इतना स्टेमिना होता है कि वो बैठ के उस चीज़ को सोच सकते हैं।
ठीक है। जो मेरे अंदर नहीं था, तो मैं उस वक्त डर के मारे इतना उस पे अलाइन नहीं किया कि मैं मैथमेटिक्स को फर्दर मैथमेटिक्स पे ले जाऊं। अच्छा, माज भाई ये बताएं कि एआई क्यों चूज़ की? आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर साइंस थी, तो एआई आपका शौक था कि क्या इसकी स्टोरी है बैकएंड? अच्छा, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जब आपने मेरा आईटी वाला टॉप इन चाइना को वो अभी मेंशन किया, तो जब मुझे अवार्ड मिला एंड हमें सेरेमनी में इनवाइट किया गया, तो वहाँ पे आई वाज इनवाइटेड टू गिव अ स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। आई वाज अ फॉरेन पर्सनालिटी इन चाइना, तो सम थिंग्स ऐड अप, और वो ये होता है कि यार अगर ये बंदा आईटी की स्पीच देगा तो शायद कोई चीज़ डिफरेंट बोले। तो अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि हाउ डू आई लिव अप टू दैट मार्क, कि आपने पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टडिंग इन चाइना, मैंने अपना बैच पहन के जाना है, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। सारे बीजिंग के बेस्ट स्कूल्स के टॉप स्टूडेंट्स आए हुए होंगे वहाँ पे, अमेरिकन स्कूल के भी होंगे, ब्रिटिश स्कूल के भी होंगे, जो चाइना के बेस्ट स्कूल्स हैं उनके भी होंगे। तो मैं क्या ऐसी बातें करूं कि पता चल सके कि भाई एक पाकिस्तान का तगड़ा बच्चा वहां पे खड़ा हुआ है। तो मैंने उस स्पीच के लिए बहुत रिसर्च की। मैं देखा आईटी में और क्या है, व्हाई डिड आई गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन आईटी एंड व्हाट डू आई प्लान टू डू आफ्टर इट। तो फिर उस प्लान में मैंने अपना प्लान सोचना शुरू किया। जब रिसर्च की, पता चला एआई कोई चीज होती है, समथिंग इज द बज इज हैपनिंग। चाइना में हो रहा है, जापान में हो रहा है, पाकिस्तान में नामो निशान नहीं है, यूएस में हो रहा है, लेकिन ना हमारे रीजन में नामो निशान नहीं है। तो मैंने इसके अराउंड एक अपनी स्पीच बिल्ड की कि यार पाकिस्तान वापस जाके मैं ये करना चाहता हूँ, एआई पे काम करके मेडिकल सेक्टर को, इस सेक्टर को, उस सेक्टर को, 2-3 सेक्टर जो मुझे अच्छे लगे, जो पाकिस्तान में जिनकी वाकई ज़रूरत है विद एआई, वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया। और वो सॉर्ट ऑफ मेरा मोटो ऑफ द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बन गया कि भाई अब मैंने यही करना है। आई थिंक दैट इज़ वेयर इट स्टार्टेड। उसके बाद जो पुख्ता हुई हैं चीज़ें, वो तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ हुई हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सी डिग्री बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस बेस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सुना लोग एट टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट जब डिग्री परसू करते हैं पाकिस्तान में, स्कोप को देखते हैं कि ज़्यादा स्कोप किसका है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किसकी हैं। तो आप जिस स्टूडेंट को नहीं पता कि वो क्या करे, कौन सी डिग्री चूज करे, तो इस पर आपकी क्या इंटेक है? सर स्कोप की ना डेफिनेशन गलत है। स्कोप डिग्री का नहीं होता, स्कोप आपका होता है। सही। तो हम भी जब मैं भी एआई में आया था, या हमारे पूरे बैचमेट्स जो लोग एआई में आए थे, वो इनिशियली स्कोप देख के नहीं आए थे। या तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका एडमिशन और कहीं नहीं हुआ था, एंड देन दे थॉट के हाँ एआई में आ जाते हैं, देखी जाएगी बाद में, राइट। या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी बहुत सोचा, उन्होंने ना गूगल पे सर्च किया हुआ था कि एक एवरेज एआई इंजीनियर की तनख्वाह क्या होती है, और उस वक्त यूएस में वो $120,000 के अराउंड होती थी। तो गूगल आपको बताता था कि जी एन एवरेज एआई इंजीनियर अर्न्स $120,000 पर एनम। बच्चे क्या करते थे, 120 को मल्टीप्लाई करते थे डॉलर के रेट के साथ, देखते थे 2 करोड़ साल का बन रहा है, एंड सम पीपल केम इन दैट मैनर, राइट। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली रिसर्च्ड एंड केम इन, बट कोई बात नहीं, उस वक्त स्कोप नहीं था, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई मसला नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि एक तो ऑब्वियसली बज आ गया, राइट, इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। दूसरी चीज़ ये कि जिस बंदे ने उस बैंड वैगन पे उस वक्त हॉप ऑन कर लिया था, या जो बंदा अब भी किसी भी बैंड वैगन पे हॉप ऑन करेगा और वो मेहनत करेगा, वो स्कोप को नहीं देखेगा, राइट। अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है भी पाकिस्तान में जिसका स्कोप ख़त्म हो गया है, या लेट्स से 10% स्कोप रह गया है जो उसका था, तो ओनली द एक्सीलेंट पीपल आर मेकिंग द कट लाइन, राइट। और हर इंडस्ट्री में एक्सीलेंट लोग ही उस लाइन को क्रॉस कर पाते हैं जो अचीवमेंट्स की लाइन होती है। तो रिगार्डलेस कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, रिगार्डलेस आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, एनवायरमेंटल साइंसेस कर रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हो, अगर आपके अंदर एज अ पर्सनैलिटी स्कोप है, या आपके अंदर एज अ प्रोफेशनल स्कोप है, इफ यू आर गुड इनफ, तो स्कोप रियली डज नॉट मैटर। आप द वर्ल्ड इज ग्लोबल। आपने फ्रीलांसिंग की बात की, द वर्ल्ड इज ग्लोबल। आपका स्कोप अगर पाकिस्तान में नहीं चला, आपको कोई दोहा से बुला लेगा, राइट, आपको कोई ओमान में बुला लेगा, आपको कोई जापान बुला लेगा, आपको कोई आयरलैंड बुला लेगा, पोलैंड बुला लेगा, रुवांडा बुला लेगा। रुवांडा इज एन अमेजिंग कंट्री फॉर आईटी। अफ्रीका का कंट्री है, हमें नहीं पता। आई एम जस्ट मेट देयर मिनिस्टर ऑफ आईटी इन द चाइना इवेंट एज वेल। इतना उनका आईटी में काम है, बहुत सारे पाकिस्तानी एक्चुअली जा भी रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो जा रहे हैं। तो इतने मुल्क हैं दुनिया में, कहीं भी स्कोप बन जाएगा। इट्स अबाउट द पर्सन। अच्छा, मुझे ये बताएं माज भाई कि यूनिवर्सिटी का रोल आपके सक्सेस में कितना होता है? किसी भी स्टूडेंट को जॉब मिलती है, वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो यूनिवर्सिटी का रोल कितना होता है? अच्छा, यूनिवर्सिटी का एज एन एकेडमिक क्या कहते हैं, एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तो मैं कम रखूंगा, ज़्यादा एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्फिडेंस ग्रोथ मैं उसको ज़्यादा अज्यूम करूंगा। एक बड़ा मज़े का सेइंग है फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स, रितेश अग्रवाल, जो
ओयो के सीईओ हैं, शार्क टैंक इंडिया में भी उनका बड़ा अपीयरेंस होती है. So he quoted Peter Thiel. Peter Thiel was the guy who invested in Facebook. उन्होंने कहा था कि don't let university come between your education. तो यूनिवर्सिटी का रोल आपको एजुकेट करना सिर्फ नहीं है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. आप एजुकेशन उसके अलावा भी अपने एंड से भी साथ साथ हासिल करते हो, लेकिन ओवरऑल जो वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सोशल सर्कल में रहने की चीज़ें सिखाता है, अबाउट मेकिंग फ्रेंडशिप्स, about getting your stuff done, about respecting others and about knowing how everyone is. कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, जैसे भी होते हैं. हर तरह के लोगों से मिलवाती है यूनिवर्सिटी आपको, हर तरह के एक्सपीरियंसेस से आपको गुजारती है. टीम वर्क भी. You have to pull all-nighters for your projects, you have to work really hard to achieve something. अब वो एकेडमिक भी हो सकता है, नॉन एकेडमिक भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी होता है यूनिवर्सिटी में, राइट. वो आपको वो अलग रेजिलियंस है, ठीक है. आपने रोज़ कम्यूट करके आना जाना भी है, अपना टाइम भी मैनेज करना है, 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे की नींद पे भी जिंदा रहना है. हर तरह की चीज़ें एक इकोसिस्टम में आपको डाल देता है कि मेहनत कैसे करनी है. तो आई थिंक उसका ज़्यादा रोल इसके अराउंड रहा है कि डिसिप्लिन सिखाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी है एक तरह से. जो लोग ये रिकमेंड करते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज ही कर लेने चाहिए 4 साल, क्योंकि कुछ लोगों का मौक़िफ़ है, सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिकमेंड करते हैं कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, बस ऑनलाइन कोर्सेज करें और आप जॉब हासिल करें. तो व्हाट इज़ योर इनटेक ऑन इट? सर, मैकेनिक और मैकेनिकल इंजीनियर वाली बात आपने कर दी, राइट. मैकेनिक को भी हम कोर्स तो करवा देते हैं, 4 तुम्हें 4 पुर्जे सिखा देंगे और पैसा कमा लो. The goal should not be earning money, right? In that regard, the goal should be कि आप एक 360 डिग्री पर्सनैलिटी बन सको ना. मतलब आप you should be a full circle personality. इसमें आपको while कि आपको वर्ड प्रेस आती हो या आपको कोई एक चीज़ आती हो, आई थिंक ज़्यादा ये लोग वर्ड प्रेस और डिजिटल मार्केटिंग में ही फोकस करवाते हैं. इट इज़ ईजियर टू अर्न मनी. मतलब AI का लर्निंग पाथवे थोड़ा सा लंबा है. तो वही बात है, क्या हम मैकेनिक बनाना चाहते हैं या हम मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही बनता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वो एक फुल सर्कल पर्सनैलिटी होता है. तो उस पे शायद फोकस ख़त्म हो जाता है जब हम 2 कोर्स कर लो और या 2 चीज़ें कर लो और उसके बाद पैसा कमाना शुरू हो जाओ. उस नैरेटिव को स्टडी करें ना, तो वो नैरेटिव कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्टिव नहीं है. शॉर्ट टर्म तो यस वेरी इफेक्टिव. लॉन्ग टर्म पता नहीं क्या उतनी ग्रोथ है, क्या उतनी मेंटल ग्रोथ है, आई एम नॉट श्योर. कुछ लोगों की बिल्कुल होगी भाई, ये भी इंसान टू इंसान वेरी करता है, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता. अगर कंप्यूटिंग की डिग्री की बात करें तो लेट्स सपोज फास्ट में, नस्ट में, कॉम सेट वगैरह में नहीं होता. वो किसी कॉलेज से 4 साल डिग्री परसू कर रहा है या किसी और यूनिवर्सिटी से जो कि वेल रिकॉग्नाइज नहीं है. तो जब वो ग्रेजुएट होगा और जब एक टॉप IT यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, तो उनका क्या कंपैरिजन है? वो अपनी स्किल कैसे बिल्ड कर सकता है, यानी उस लेवल पर कैसे आ सकता है? इसके क्या टिप्स हैं आपके पास? अच्छा, अगेन ये चीज़, मेरे सारे आंसर जो है ना वो पर्सनैलिटी के अराउंड सराउंड करेंगे. उसकी वजह यही है कि आप एक फास्ट से एवरेज बच्चा यूँ पिकआउट कर लें, ठीक है, और फिर आप किसी और लेट्स से किसी भी टीयर, जिसको हम बाय द टर्म्स टीयर 2 या टीयर 3 कहेंगे, अगर फास्ट को टीयर 1 आप कह रहे हैं, उससे आप पिकआउट कर लें, तो हाँ जनरली होगा कि एक एवरेज बच्चा आप यहाँ से उठाओगे तो वो थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट बेहतर इंजीनियर हुआ होगा फ्रॉम द बैक ऑफ देयर माइंड. लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी वो वाली क्वालिटी नहीं होगी. है, हर यूनिवर्सिटी में है. मैं गया हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, रिफा यूनिवर्सिटी I-14 कैंपस जो है बॉयज़ का, एक दफ़ा हम वहाँ पे गए थे. अमेजिंग स्टूडेंट्स, अमेजिंग क्वालिटी, अमेजिंग आइडिएशन, अमेजिंग प्रोजेक्ट्स. मतलब चीज़ ये थी कि प्रोजेक्ट शायद उस लेवल के नहीं थे, लेकिन उसके पीछे जो अर्ज थी ना कि मैंने इधर तक पहुंचना है, वो बहुत ज़्यादा थी. वो इधर थोड़ी कम होती है क्योंकि ये लोग बाय डिफॉल्ट समझते हैं कि हम अच्छी जगह आ गए. तो ये कंप्लेसेंसी जो इंसान में आ जाती है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. और ये कंप्लेसेंसी टीयर A यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा होती है, टीयर 2 और टीयर 3 यूनिवर्सिटीज़ में कम होती है. तो आई थिंक रूटिंग बैक टू द पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, और ये चीज़ के अगर आप अपने आप से सच्चे नहीं हो इस पर्सपेक्टिव में, जो टीयर 3 वाला बच्चा अगर वो सच्चा है ना अपने हिसाब से, तो वो एक फास्ट के झूठे से बेहतर है, राइट. या वो एक ऐसे बच्चे से बेहतर है जो अपने आप से सच नहीं बोलता. I've been to a very nice university. It's called Barani Institute of Technology, 6th Road पे. They once invited us for an event. Amazing guys, बहुत ज़बरदस्त लोग. और मतलब एक अगर बंदा आ रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आता है, सब आते हैं सुनने. उनको होता है ना कि यार हम मिस आउट ना कर जाएं. जो या इस बबल में रहते हैं ना, जो टीयर A वाले बबल में रहते हैं, टीयर A वाले बबल वाले बच्चे क्या करते हैं, उनको होता है यार इतनी अपॉर्चुनिटी है, कोई और देख लेंगे फिर आ जाएगी.
and they don't really capture any. In the end, they end up capturing no opportunities. Tier 3 university students end up capturing all of the opportunities. Because एक फोमो का फैक्टर जब आता है ना कि द फेयर ऑफ मिसिंग आउट है कि यार अगर हमने अपॉर्चुनिटी नहीं मिस की तो शायद हम पीछे रह जाएंगे रेस में, वो एक्चुअली आगे निकल जाते हैं और जो एक टियर ए वाला बच्चा वो पीछे रह जाता है. अच्छा, ड्यूरिंग 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक स्टूडेंट इंडस्ट्री से लिंक कैसे बनाया गया? जो टॉप इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं, लिंक्डइन पर प्रोफाइल्स उनकी हैं, तो स्टूडेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अच्छा, 2 से 3 चीज़ें जो मैं देखता हूँ इसके अराउंड बहुत आराम से की जा सकती हैं. Again, the very first one is internships, for sure, right? Internships is the best gateway in the real world जो एक स्टूडेंट को मिल सकता है. उसके अलावा मैंने वाला पाथवे इस तरह नहीं फॉलो किया. मेरा पाथवे थोड़ा सा डिफरेंट था. मेरा पहला पाथवे था लिंक्डइन. जब आप लिंक्डइन पे चले जाते हो आप दुनिया के सारे प्रोफेशनल से कनेक्टेड हो. ठीक है, लिंक्डइन इज नॉट अ बबल, लिंक्डइन इज अ होल वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल्स और वहाँ पे एक्चुअली आपको क्वालिटी नज़र आती है और नज़र आता है कि हम कितनी बड़ी एक स्पेस का हिस्सा हैं, छोटा सा, राइट? कितने बड़े पाकिस्तानी इकोसिस्टम का हम छोटा सा हिस्सा है. पाकिस्तान का इकोसिस्टम भी कोई इतना छोटा नहीं है, ठीक है, फेयर है, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड. तो वन वे इज डेफिनेटली कनेक्टिंग टू पीपल ऑन लिंक्डइन, फॉलोइंग देम वेरी क्लोजली कि ये कर क्या रहे हैं. रोज़ की बेसिस पे 4 से 5 लोगों को देखें ये रोज़ करते क्या हैं, ये क्या डालते हैं, क्या बातें करते हैं, राइट? पहला तो मेरा ये मैंने भी यही किया. मैं भी देखता था यार ये कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट? क्यूरियोसिटी बिहाइंड ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है. ये जो पाकिस्तानी लाहौर में बैठा हुआ है बंदा है, ये जो 10 लोगों की कंपनी चला रहा है, क्यों चला रहा है, कैसे चला रहा है, राइट? द क्यों एंड द क्या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये. दूसरा ये कि आप जब स्टूडेंट सोसाइटीज़ में एंटर होते हो ना, तो कोशिश करें कि जब भी कोई आपका गेस्ट आता है इनटू द इवेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू टॉक टू देम. बस जाके बात करें, जी मैं ये करता हूँ, और इंट्रोडक्शन ना देना कि मैं जी मेरा नाम माज है, मैं 5वें सेमेस्टर में CS कर रहा हूँ. ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ है? तो सबका ये है बाय डिफॉल्ट. अगर आप मेरे साथ बैचमेट होते हैं, आप कहते जी मेरा नाम फ़खर है, मैं 5th सेमेस्टर में CS कर रहा हूँ, किसी को याद नहीं रहेगा, राइट? तो जब आप ये बता रहे हैं तो अपने साथ कोई मोटिवेशन भी बताएं कि मैं 5वें सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मैं 6ठे सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है, ये मैं कर रहा हूँ, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, या ये मेरा पैशन है. डेफिनेशन दे देना अपने साथ, अपने नाम के साथ, अपनी जब आप किसी से मिलते हो अपनी पर्सनैलिटी के साथ एक डेफिनेशन दे दो कि ये बंदा इस चीज़ पे स्टैंड करता है. वो लोगों को याद रहती है चीज़, और वो लोगों को एक्चुअली पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट टू अदर पीपल. अगर कोई बंदा आके कहता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए स्टैंड करता हूँ, याद रहेगी वो चीज़. खास तौर पे अगर वो आजकल की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा होगा ना, वो अलग गेस्ट स्पीकर, तो उसको याद रहेगी यार एक बच्चा था फास्ट में जो इतना क्लोजली जो है ना लॉग और पॉलिटिक्स को फॉलो करता था. या अगर ये बच्चा है ये बहुत क्लोजली फंडिंग्स को, पाकिस्तान में फंडिंग अपॉर्चुनिटीज को फॉलो करता है. कोई किसी भी डोमेन में चीज़ हो सकती है, लेकिन ऑलवेज हैव समथिंग टू अलाइन योर नेम विद. सही है, ठीक. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना रोल होता है जब आप भी लोगों को हायर करते हैं या लिंक्डइन पर कम्युनिकेशन करनी है, तो इसका कितना एक रोल है और कैसे इन्हांस की जा सकती हैं? एक स्टूडेंट लेट्स सपोज बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं है, तो हाउ कैन ही ओवरकम दिस इशू? सर, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक ही हल है, और वो हल ये कि अगर आप बेसिकली सच बोलने की कोई ज़बान नहीं होती ना, और ट्रांसपेरेंट रहने की भी कोई ज़बान नहीं होती. आपको इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, आप अटक के बोलते हो या आप जैसे भी बोलते हो, अगर आप सही बात कर रहे हैं, अगर आप अपने ओपिनियन के साथ सही स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप राइट ओपिनियन के साथ स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप सच के साथ स्टैंड कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ किसी को भी रीच आउट कर रहे हैं और आप वहाँ पे सच बता रहे हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वे और मेथड यू आर कम्युनिकेटिंग, 2D इंग्लिश में कर रहे हैं, अच्छी इंग्लिश में कर रहे हैं, डजेंट मैटर. कोई बात नहीं, किसी को नहीं आती, मेसी को नहीं आती, रोनाल्डो को सही से नहीं आती, तो मतलब हम क्या हैं, राइट? या हम बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी हमारे क्रिकेटर्स को नहीं आती. कोई बात नहीं, वो इज्जत तो मिल रही है ना, राइट? तो जनरली उन्होंने तो कभी कम्युनिकेशन से कोई चीज़ नहीं कैप्चर की कि जी इन्होंने कम्युनिकेट अच्छा किया था तो ये क्रिकेटर है आज. अगेन व्हाट सोल्ड वाज द ऑनेस्ट स्किल बिहाइंड इट, राइट? तो कोई भी बंदा अगर किसी को भी रीच आउट कर रहा है, किसी से भी बात करना चाह रहा है, सच बोले, अपनी बात जो वो चाहता है वो क्लियरली बताए, ट्रांसपेरेंटली, भाई मैं ये आपसे चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ. ये 3-4 चीज़ें अगर चेकलिस्ट में हो गई तो कम्युनिकेशन कम्स वेरी एंड ऑफ द चेकलिस्ट. वरना मीठी मीठी बातें करके घेरने वाले ज्यादा लोग होते हैं, राइट? तो गोलीबाज, एक अच्छा कम्युनिकेटर अगर सिर्फ कम्युनिकेटर हो तो फिर वो गोलीबाज हो गया ना. अच्छा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का क्या गोल्स होने चाहिए? क्या आपने लेट्स सपोज कंप्यूटर की डिग्री परसू करनी है, आप यूनिवर्सिटी में आ गए, तो एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन आपके क्या गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको होने चाहिए?
अच्छा, गोल्स कभी भी मतलब मैं तो वो 10 ईयर प्लान नहीं रखता अपने साथ, राइट। एक बड़ा मज़े का लफ्ज़ है, ये भी मुझे अभी जब मैं एनुअल मीटिंग में गया था चाइना में, तो हमारी कम्युनिटी मैनेजर ने कहा था कि यहाँ पे आके आप प्लान ना करना कि अगले 3 दिन आपने क्या करना है। एक लफ्ज़ होता है, उसको कहते हैं सेरेंडिपिटी, ठीक है। उस लफ्ज़ का मतलब होता है कि यू शुड होप फॉर द बेस्ट बट डोंट प्लान फॉर इट, थिंग्स विल हैपन, राइट। तो जनरली मैंने भी इसी तरह चीज़ें लेके चली कि मैंने प्लान फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स नहीं किया कि जी अगले 6 महीने में वेक्टर के इतने लोग होने चाहिए, इतना पैसा कमाना चाहिए, इतने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इट वॉज ऑल जस्ट अ प्लान दैट होपिंग फॉर द बेस्ट एंड डूइंग व्हाट आई कैन इन माई कैपेसिटी। तो जो भी बच्चा अब ग्रेजुएट हो रहा है, अगर वो अपनी कैपेसिटी में सोच सकता है अपने बारे में कि यार बस मैं एक फाइन लाइन क्रॉस कर जाऊँ, मेहनत की फाइन लाइन क्रॉस कर जाऊँ, तो कौन नहीं आपको हायर करेगा, क्यों नहीं करेगा। मुझे कोई वजह बता दें, कोई वजह तो नहीं है कि क्यों हायर नहीं करेगा, राइट। क्योंकि अगर कोई और हायर होगा जिसने कम मेहनत की होगी तो उसमें कोई एक्स्ट्रा पुर्जे नहीं लगे हुए थे। अगर आपने मेहनत की होगी तो यू आर बाउंड टू सक्सीड। वो खान साहब ने कहा था ना, अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। तो वो इफ़ यू लिव अप टू इट तो यू डोंट रियली नीड टू प्लान कि मैंने इस कंपनी में जाना है, इतनी सैलरी लेनी है, और 2 साल बाद जंप करके इस कंपनी में जाना है और इतनी सैलरी लेनी है। आई डोंट थिंक दैट्स अ गोल, इट जस्ट हैपेंस। एक बंदा ग्रेजुएट हो गया, yes. उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। आपको पता है ना, आजकल जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जॉब जाती हैं तो स्किल सेट होता है कि ये आपको इन पर वर्क किया हो, और इवन वो एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अच्छा, एट टाइम इतना मुश्किल भी होता है कि कोर्सेज के साथ साथ आप स्किल सेट बिल्ड नहीं कर सकते। कुछ यूनिवर्सिटी में कोर्स पास करना ही हेक्टिक बन जाता है। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या करना चाहिए? इस सिनेरियो में देखें, यूनिवर्सिटी हेक्टिक बन जाएगी वो तो एक मतलब वो तो एक नो ब्रेनर है। आपने साइन अप किया उस चीज़ के लिए, राइट। और ख़ास तौर पे अगर आपने फास्ट के लिए साइन अप किया है तो वो तो आपको पता है कि वो आपको रगड़ा देगी। आप ये एज अ ब्लेम नहीं रख सकते कि यूनिवर्सिटी मुझे वक्त नहीं दे रही। लोगों को वक्त निकालना आना चाहिए उस हिसाब से, राइट। तो जब आप वक्त निकालना सीख जाते हो तो ईदर यू डू एन इंटर्नशिप, एब्सोल्युटली दैट इज फर्स्ट ओपनिंग टू द रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड। नहीं होता तो यू शुड डेफिनेटली फ्रीलांस। व्हाट्सएप पे कोई काम आ रहा है, कोई दोस्त भेज देता है, कर लो, ठीक है कि जी ये दूर से मेरे रिश्तेदार ने कोई चीज़ बनवानी है, बना दो, ठीक है। किसी और स्टैक में कोई काम आ गया है, उठा लो। अपवर्क पे जाके करना पड़ रहा है, उठा लो। अपने लिए दिल चाह रहा है बनाने के लिए, बना लो। लेकिन लाजमी जब तक ये चीज़ें नहीं की होंगी तो आपका और आपके सारे बैचमेट्स का CV एक ही जैसा होगा। क्यों? सबने एक ही कोर्स प्रोजेक्ट्स किए होंगे, सबने एक ही कोर्स पढ़े होंगे। क्या पता किसी और का GPA आपसे बेहतर होगा। व्हाट इज़ द डिफाइनिंग फैक्टर इफ़ यू आर ओनली डूइंग यूनिवर्सिटी? देयर इज नो डिफाइनिंग फैक्टर। अगर एक बच्चा हमारे पास भी, अगर मैंने कभी देखा हो ना, मुझे पता होगा कि सबने प्रोग्रामिंग फॉर एआई के कोर्स में ये प्रोजेक्ट किया था और सबने वही लिखा हुआ है। मैं कैसे चूज करूँ कि ये A अच्छा है और B बुरा है या C बुरा है? तो ये तो नहीं हो सकता। तो दिस इज वाई यू शुड डेफिनेटली डू समथिंग न्यू। वही आपका डिफाइनिंग फैक्टर है कि ये स्टूडेंट लाइफ के अलावा भी एक चीज़ और अच्छी कर सकता है। तो इसके अंदर स्टेमिना है टू लर्न और टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स। द स्टेमिना टू मेक श्योर कि आप अहेड ऑफ द गेम हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माज भाई, माशाल्लाह यू हैव ग्रेजुएटेड विद 3.96 CGPA और स्किल सेट भी आपके पास बहुत अच्छा है, और इवन यू पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ एज वेल। तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्या GPA मैटर करता है? ये जब कंपनी में आप जाते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर हाउस में, तो कितना मैटर करता है? क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, स्किल सेट, GPA, इस पर कुछ? अच्छा, GPA इज़ वन फाइन इंडिकेशन कि आपने एक चीज़ ठीक की है। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मतलब मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर एक बंदे के पास स्किल सेट नहीं है ना कोई, तो मैं ये ज़रूर देखूंगा कि जो उसका सबसे फंडामेंटल चीज़ थी जिसके लिए उसके घर वालों ने उसको भेजा था पिछले 4 साल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, क्या उसने वो अचीव किया या नहीं, राइट। GPA उसको इंडिकेट कर रहा है। सही है। अगर ऑब्वियसली इफ समवन सेज कि आई एम एन एक्सट्रीमली साउंड पर्सनैलिटी विद एन अमेजिंग स्किल सेट, तो वो कॉम्प्रोमाइज इज ऑब्वियसली वेरी फेयर, राइट। अगर उसका और स्किल नज़र आ रहा है, उसकी बातों से नज़र आ रहा है, उसकी स्टोरी टेलिंग से नज़र आ रहा है, उसकी एक्चुअल प्रोजेक्ट से नज़र आ रहा है, उसकी किसी और पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से नज़र आ रहा है, तो हु केयर्स अबाउट द GPA, राइट। वो कोई मसला नहीं है। मतलब हम अभी ग्रेजुएट हो गए हैं, हमारी कंपनी में से काफ़ी लोगों ने अभी तक अपनी डिग्री नहीं निकाली। मतलब अब किसने देखनी है? मैंने देखनी है अपनी डिग्री। मैं दिखाऊंगा, मैं अपने को-फाउंडर को दिखाऊंगा, देख भाई मेरे पास डिग्री है, इतना GPA है, अब मुझे रखना है तो बताओ। नो वन रियली केयर्स, राइट। तो इट्स रियली अबाउट कि अगर आपके पास और कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ गुड GPA, बिकॉज you were tasked to do that one thing by your parents. They were paying you for your degree and for all of the ayashiyan जो आप करते हो यूनिवर्सिटी में, and did you get it right?
डिड यू डू अ राइट ROI, वो एक नंबर है जो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। आपका इतना जीपीए आया, साथ इतनी आपके पास एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व थे, तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर स्टूडेंट्स, कि वर्कलोड का प्रेशर बहुत होता है, साथ स्किल लेना, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा मैं इसको कहूँगा फोकस मैनेजमेंट। फोकस मैनेजमेंट इस तरह होती है कि आई हैड अ गूगल शीट फॉर एवरी सेमेस्टर, ठीक है, मैंने गूगल शीट बनाई होती थी। सारे कोर्सेज के सारे एवेल्यूएशन के ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, मिड 1, मिड 2, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, एंड इसके बाद असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, फाइनल, उसका एक ब्रेकडाउन होता है और टीचर आपको पहले से बता देता है कि इसकी इतनी वेटेज है। उस वेटेज के हिसाब से आपने देखना होता है कि किस पे कितना फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास देयर इज समथिंग एल्स इन हैंड और वो ज़रूरी है और अगले दिन एक एब्सोल्यूट का क्विज है, तो मैं उसको छोड़ देता था कि नहीं पढ़ूंगा, खैर है कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उस शीट में नज़र आ रहा है कि कोई और ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो वाइल एक फोरकास्टिंग का एक तरीका होता था और मैं रियल टाइम में उस शीट को अपडेट भी करता रहता था। जैसे ही फ्लेक्स पे नंबर लग रहे हैं, क्लास एवरेज नज़र आ रही है, क्लास एवरेज के हिसाब से मैं देखूंगा हाँ मैं कितना ऊपर हूँ, राइट, एम आई 10% अबव, एम आई 20% अबव, एम आई 15% अबव या एम आई बिलो। तो अगला कौन सी ऐसी वैल्यूएशन आ रही है जिसमें मैं पहले प्रिडिक्ट करूँ कि अगर 40 एब्सोल्यूट्स का फाइनल है तो उसमें ऑन एवरेज आएंगे 25, तो मैं अगर 32 मार लूँ तो मैं ए पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ये एक फोरकास्टिंग टेक्निक थी। हर कोर्स की आपको नजर आ रही होती है। जो बंदा रोज कोर्स की क्लासें ले रहा है उसको पता होता है कि टीचर क्या एवेल्यूएशन कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगली क्या करेगा, मिड 1 में ऐसे दिया था, मिड 2 में किस तरह चीजें दे सकता है। अगर मिड 1 और मिड 2 दोनों आपने फोकस करके देखें तो आपको पता है फाइनल कैसा आएगा। सारी चीजें होती हैं, मतलब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो एक मेरा तरीका ये था। दूसरा ये था कि बस पता था कि यार कुछ करना है। तो जब टॉप इन चाइना और अवार्ड जब आए तो फिर वो एक हो गया कि नहीं जी अब तो बाहर जाना है, MIT जाना है, स्टैनफोर्ड जाना है। जब वो नहीं हुआ और आप फास्ट आए, ठीक है जी, वापस जब हम फास्ट आ गया मैं, और मैंने कहा चलो मैं फास्ट में डिग्री कर लेता हूँ। तो उस पर भी एक वो था ना कि यार अब वो नहीं अचीव कर सके तो यहाँ से जो 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 अचीव हो सकता है, जो 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 अपॉर्चुनिटी आ सकती है उसको तो लो, राइट। इफ़ यू आर एट अ गुड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एंड नो इफ़ यू आर नॉट इन द बेस्ट IT यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कोई बात नहीं, जो ये यूनिवर्सिटी चीज़ें थ्रो करी उनको कैप्चर कर लो, क्योंकि वहाँ वालों को भी इनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। आपके आसपास वाले लोग भी अगर नहीं ले रहे तो यू आर द ओनली वन टू ग्रैब देम, तो डू इट, व्हाई नॉट। 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के इस वक्त नहीं करेंगे तो क्या 50 साल के होके करेंगे। तो दैट वाज वन रीज़न कि ज़रूरी है, इट शुड बी एन इंटरनल मोटिवेशन कि आप कर लो, अभी कर लो। बाद में सब रिग्रेट करते हैं। जितने लोगों ने नहीं किया वो ग्रेजुएट हो गया, वो रिग्रेट भी करते हैं इस चीज़ को कि यार यही कर लेते या साथ में ये भी कर लेते, कितना ही मुश्किल होता। इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहला स्टेप स्टडीज़ के साथ स्किल सेट कैसे इंप्रूव किया जाए, या फ्रीलांसिंग की तरफ व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर द फ्रीलांसिंग? अच्छा, फ्रीलांसिंग से पहले एक लर्निंग का स्टेप भी आता है, राइट। लर्निंग के स्टेप के लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड इज़ यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब में दुनिया की हर चीज़ पड़ी हुई है। कोई कोर्सेरा पे नहीं गया कभी, कोई मैं यूडेसिटी या यूडेमी पे नहीं गया। यूट्यूब हैज़ एवरीथिंग। यूट्यूब हैज़ पीपल जो आपको बता रहे हैं कि भाई कैसे करना है। यूट्यूब हैज़ पीपल जो आपको बता रहे हैं कि भाई क्या करना है। यूट्यूब हैज़ पीपल जो आपको वो क्या सिखा भी रहे हैं कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, और सिखा भी देते हैं। तो मेरा जनरली है कि आई फॉलो एनी थिंग दैट कम्स आउट देयर। मेरे पास कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है कि ये चैनल देखूंगा तो मैं सीख जाऊंगा। सर्च मारो कीवर्ड्स, हमें पता है क्या सीखना है। मशीन लर्निंग सीखनी है, फुल स्टैक सीखना है, वेब सॉकेट सीखनी है, डीप लर्निंग सीखनी है। हर चीज़ की अपनी 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 हज़ारों प्लेलिस्ट पड़ी हैं। स्टेप 1 इज़ लर्निंग। जब आपने अपनी आपको डिफाइन कर दिया इन अ डोमेन, तो फर्स्ट थिंग यू शुड हैव समथिंग टू शो। अक्सर लोग जाते हैं डायरेक्ट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे चले जाते हैं, कहते हैं जी हम डिग्री कर रहे हैं, हमने ML का कोर्स पढ़ लिया है, AI का कोर्स पढ़ लिया है, अब हमें काम दे दो, राइट, वी आर रेडी टू टेक दिस प्रोजेक्ट फॉर $100। किसी को ये नहीं पता होता इसने असल में किया हुआ क्या है। बता देते हैं हाँ जी हमने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया था, एक डिसीजन ट्री बनाया था, एक हमने A* सर्च का एल्गोरिथम लिखा है, बट 50 लोग और भी वो प्रपोजल भेज रहे हैं, 50 लोगों ने और भी उस तरह की बातें लिखी हैं। तो वो मेरे एक टीचर होते थे इंग्लिश के, आसिफ एहसान उनका नाम था, बीजिंग में। वो कहते थे डोंट टेल, शो। इंग्लिश ऐसे राइटिंग हमें वो करवाते थे ना, तो इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज कोर्स था। तो वो कहते थे जब आप लिख रहे हो ना तो लिखने में बताओ नहीं, दिखाओ। टेल अ स्टोरी दैट शोज दैट यू आर एम्पैथेटिक। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मैं एम्पैथेटिक हूँ, तो मैं ये नहीं लिखूंगा आई एम एम्पैथेटिक, आई विल टेल अ स्टोरी अबाउट माई सेल्फ, और वो बताएगी स्टोरी कि आई एम एम्पैथेटिक, राइट। तो यू शुड बी एबल टू टेल, यू शुड बी एबल टू शो, नॉट टेल।
दिस इज व्हाट आई बिलीव. एंड बाकी फ्रीलांसिंग इज नॉट अ हार्ड वर्क, जस्ट लाइक सेलिंग. आपने अपना स्किल सेल करना है, अपनी एक तरीक़ाकार सेल करना है कि मैं आपके लिए चीज़ कर सकता हूँ. कन्विंस कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस, योर वर्डिंग्स एंड द ट्रस्ट दैट यू कैन बिल्ड अराउंड द गाय. उस ट्रस्ट के लिए क्या होता है, जब आप प्रपोजल दे रहे हो, यूर ट्रांसपेरेंट, यूर ट्रूथफुल कि मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता, राइट? मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरा टाइम जोन है, कोई बात नहीं, कोई नहीं माइंड करता कि आप पाकिस्तान में बैठे हो. अगर आपके पास क्वालिटी है, कोई नहीं माइंड करता. तो इफ़ यू आर चेकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ना आपको फाइवर ना करेगा, ना आपको अपवर्क ना करेगा. ऑब्वियसली हर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन 1 आउट ऑफ 10 या 1 आउट ऑफ 15 हो जाते हैं. और ये तो प्रोबेबिलिटी की गेम है. मैथ्स में हमने प्रोबेबिलिटी इसलिए पढ़ी है, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स करोगे उतने ज़्यादा प्रोबेबल होगे टू अचीव समथिंग. तो ये तो प्रोबेबिलिटी की गेम है. अगर आपके 5 प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होते, कोई बात नहीं, 15वां हो जाएगा. हमारा भी 11वां प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ पहली दफ़ा जब हमने वेक्टर में कोई चीज़ की थी. तो वंस आपने स्किल सेट सीख ली, तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, या प्रोजेक्ट्स की वीडियोस बना के डालनी पड़ेंगी, क्लाइंट्स को दिखाना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट आई हैव कवर्ड सो फार. येस, एब्सोल्युटली. आपको दिखाना आना चाहिए कि भाई मैं जो करता हूँ वो मैं दिखा भी सकता हूँ, राइट? अगर आपने एक एल्गोरिथम लिखा है, कैसे पता कि लिखा है? क्या गिटहब पे डाला हुआ है? नहीं. क्या आपने लिंक्डइन पे किसी को बताया है? नहीं. क्या आपने जनरली कभी बातों में किसी को बताया है? नहीं. लोगों ने बताया हुआ ही नहीं होता. हाँ जी, ML का कोर्स कर रहे हैं, क्या किया उसमें किसी को नहीं पता. दिखाएं, वीडियो बना लें. अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, मेक अ वीडियो, पोस्टेड ऑन लिंक्डइन, हे गाइस आई एम इन माय लर्निंग जर्नी ऑफ मशीन लर्निंग. मैंने आज लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्क्रैच से बनाया है NumPy पे. नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट कौन माइंड कर रहा है? मतलब जिसको नहीं पसंद आ रही, जो क्या है बहुत छोटी चीज़ है, खैर है, वो ना देखे. लेकिन कुछ लोगों के लिए है बहुत बड़ी चीज़, राइट? हे गाइस, आज मैंने A* सर्च से ये पर्टिकुलर परहैप्स नेविगेशन का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, या मैं गूगल मैप्स को समझना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैं मल्टीपल सर्च एल्गोरिदम्स टेस्ट आउट कर रहा हूँ. क्या बुरा है? सही है, करें, नाम ही बनेगा आपका. मतलब हाँ जी, ये एक बच्चा है जो A* एल्गोरिदम उसको आता है थोड़ा सा, शायद वो किसी और सर्च एल्गोरिदम पे हमारे साथ काम करना चाहे, हो सकता है. स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन से पहले इवन जो जॉब हंटिंग होती है, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो स्टडीज़ के साथ साथ जॉब करते हैं, मीन्स के किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ या फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं. तो वो किसी कंपनी के ऑनर को अप्रोच कैसे करेंगे? वाई लिंक्डइन मेल करने पड़ती है, क्या प्रोसेस होता है वो बताएं. मेल करना अगेन इज मेरा सवाल उनसे ये होगा, अगर वो मेल भी करते हैं बहुत अच्छी चीज़ है. कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड मैसेजेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनमें से किसी एक मैसेज का रिप्लाई आ सकता है. एक मैसेज का रिप्लाई आ गया, वो आपको कोई ना कोई लीड क्वालिफाई करके दे सकता है और एक्चुअली आपके कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी करवा सकता है बहुत आराम से. Actually, one of our team members did this with us. She reached out to us last summers. मैंने उनको कहा कि यार हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास आई डोंट थिंक वी हैव अ गोल टू अचीव विद योर स्किल सेट. और फिर मैंने उनको कहा कि आप 2 से 3 महीने बाद मुझसे ज़रूर दोबारा पूछ लेना. शी रीच्ड आउट अगेन एंड नाउ शी इज़ बिन विद अस फॉर द लास्ट 1 year. हमारा VFit जो प्रोडक्ट है वो भी उन्होंने डिज़ाइन किया, राइट? उसके बाद काफ़ी ऐप्स, हमारी एक सबमिशन थी सब्जी सहूलत के नाम से जो हमने गूगल जेमिनी API कंपटीशन में करवाई थी. शी डिज़ाइन दी ऐप. अमेजिंग स्टोरी, यू नो. इस तरह एवरीवन कैन ट्रांसलेट द स्टोरी. क्यों? क्योंकि अगर आप चलें बड़ी कॉरपोरेशंस में ना अप्लाई करें, ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप टेलीनॉर के CEO को ईमेल कर दें और वो आपको जवाब दे देंगे, लेकिन फास्ट में या नस्ट से या किसी भी और यूनिवर्सिटी से बहुत सारे पिछले 2-3 सालों में एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, राइट? बहुत सारे बच्चे निकले हैं जो ग्रेजुएट हुए, उन्होंने अपने सेटअप स्टार्ट किए हैं. उनको रीच आउट कर लो. वो इतना सख्त नहीं होते कि हम जवाब नहीं देंगे या हम ना कर देंगे. वो कोई हल निकाल लेते हैं. वो जानते हैं अगले वाले बंदे को, अगर उनके पास कुछ जगह नहीं होती ना, वो जानते हैं कि हाँ मेरे साथ वाला उसने भी एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, 5 लोग हैं उसकी टीम में, उसको छठा चाहिए, वहाँ देख लो. वो रेफर कर देते हैं. ये जो इनर सर्कल होता है ना, पहले इसको कैश करना ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब एक जो हमारे फास्ट का सर्कल है ना, या अगर मैं एज अ फास्टियन बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारा जो फास्ट के स्टूडेंट्स का सर्कल है, हमारे 18th बैच में बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं. आई नो कोडियाजा, एंटीमैटर, सोबान, ग्रे हैट से साद बजाज. सो दीज गाइज, अमेजिंग गाइज. अगर मेरे पास कोई बंदा आएगा और मुझे पता होगा साद भाई या सोबान इज़ लुकिंग फॉर एन XYZ टैलेंट, मैं रेफ़र कर दूंगा उधर. हमारी अपनी क्लास में से फास्ट का हमारा BSAI का जो बैच था, बहुत सारे लोगों ने अपने सेटअप स्टार्ट किए हैं, तो हम आपस में कर देंगे, राइट? या हमसे 2 साल 3 साल 5 साल सीनियर किसी कंपनी को हम रेफ़र कर देंगे. या आप इस सर्कल में रीच आउट करोगे तो जवाब ज़रूर आएगा, गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और एक्चुअली कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेगा. वेक्टर में 15 लोग ज़रूर हैं इस वक्त टीम में, लेकिन हमारे साथ काम करने वालों की तादाद अभी तक 30 हो चुकी है.
जिसने कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, राइट? 30 different people have worked with us in different capacities. I'm not saying कि हर बंदा हमारे साथ फुल टाइम 9 to 5 है, कोई बंदा पार्ट टाइम है, कोई बंदा इंटर्न है, कोई बंदा अभी रिसर्च में है, कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टेड ओवर अ प्रोजेक्ट है, राइट? तो हर बंदे का कोई ना किसी तरीके से कुछ हो रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। कल को वो जाके बता सकता है कि हाँ भाई आई वॉज अ पार्टनर विद वेक्टर ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, वो मैं उनका एम्प्लॉय नहीं था, मैं उनका पार्टनर था, ठीक है, राइट? और हम किसी को एम्प्लॉय नहीं कहते उस तरह, हम सबको अपने मेंबर्स या पार्टनर्स ही कहते हैं, राइट? एवरीवन इज, हमसे कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, ना हम किसी से बहुत बड़े हैं कि जी हम किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, राइट? हम वो कीवर्ड हम यूज़ भी नहीं करते। तो you reach out first to the people you know. That is the easiest way to get into the industry. लैडर होती है ना, लैडर के पहले स्टेप पे चढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू टॉप ऑफ द लैडर जाना। बिल्कुल। स्टार्टअप को शुरू करना एक चैलेंज होता है कंपेयर टू फाइंड अ जॉब, ठीक है? तो आपने जब वेक्टर कंपनी का प्लान आपके माइंड में कब आया? क्योंकि मे बी आप पहले फ्रीलांसिंग करते होंगे, तो उसकी स्टोरी बताएं हमें। फ्रीलांस हमने कभी सोच के नहीं की, हम बस 3 लोग एक दिन बैठे हुए थे चाय पे, हमने कहा यार कुछ करते हैं, हाँ जी कुछ करते हैं। बस वो नहीं होता टिपिकल कोयटा चाय पे बैठ के वो दिमाग में आता है ये कितने पैसे कमा रहा होगा, बहुत बहुत क्लीशे स्टोरी है, हर बंदा ये बातें करता है। तो बस उस दिन हमने कहा कुछ करते हैं। अब अल्लाह ने सुन ली, ठीक है। 2 से 3 दिन बाद एक मैसेज आया कि यार आई नो समवन हु नोज समवन हु वांट्स टू गेट अ प्रोजेक्ट डन इन एआई, ही वांट्स टू बिल्ड एन ऐप। ठीक है, बता दे। हमारी क्लाइंट से बात हुई, हमने थोड़ा एनालाइज किया। अब हमें प्राइसिंग स्ट्रक्चर कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता प्राइसिंग कैसे होती है, कौन करता है, कितने आवर्स लिखे जाते हैं, आवर्स कैसे, ये भी नहीं पता था कि एक एल्गोरिथम बनाने के लिए कितने आवर्स हमने सोचने चाहिए कि 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, पता ही नहीं था। टॉप ऑफ द लाइन में कह दिया जी 60,000 में कर देंगे। वो 50 पे मान गए, हमारी ईद हो गई। मैंने कहा जी श्योर कर लेते हैं। हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से जाके हो गया, होके किया, सबमिट किया, पैसे आ गए। अमेजिंग। अपवर्क पर नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, किसी ने कहा था कि हाँ जी करना है। यूँ वो बबल में बात तो मैंने फैलाई हुई थी ना अपने के एआई, माज भाई एआई कर रहे हैं, माज भाई एआई कर रहे हैं, राइट? तो सिर्फ नाम जाके बताता, हाँ जी आई एम डूइंग अ बैचलर्स इन एआई, और मैं जी ये कर रहा हूँ, और मैं एम लैब के साथ रिसर्च की है हमने, और पेपर पब्लिश किया है। बातें करने में तो तेज़ होना पड़ता है ना। ये कब की बात है, किस सेमेस्टर में तब बात है? जब पहला प्रोजेक्ट आया था जी, 5th सेमेस्टर के एंड में। आप इवेंट्स बहुत अटेंड करते थे, मीन्स कि सोशल बहुत ज़्यादा थे आप, नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं होते, इसमें आप प्रमोट भी अपने करते थे, लोगों को आइडियाज़ भी देते थे, तो ये बड़ा एक अच्छी बात है। तो ये यानी एबिलिटी कैसे पैदा हुई आप? अच्छा, ये भी स्पॉन्टेनियस थी इन द मैनर कि जब पहले सेमेस्टर में मैं आया तो मैंने एक सोसाइटी में अप्लाई कर दिया, गूगल डेवलपर्स की थी, उसका नाम था डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स, फास्ट इस्लामाबाद का चैप्टर था। मेरे लीड एक्चुअली वो साद बजाज, वो जिनका मैंने बताया कि 18 बैच के वो थे, और उनका भी अपना स्टार्टअप है। तो ही वॉज माई सुपरवाइजर एक तरह से ऑफ दैट क्लब, और उनके अंडर आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि होता क्या है। ही वॉज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, तो मैं उनसे सीखता था कि वो बोलते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब किस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं, किस तरह स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि अगला काम क्या करना है। एंड देन देयर वाज अनदर गाय शहरोज वली हु वाज द लीड ऑफ दैट सोसाइटी। उनको भी मैं देखता था बड़ा क्लोजली, हाँ भाई कब किससे क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली 1 साल में उसके लिए एम्बेड हो गया। फिर अगले साल ही मैंने अप्लाई कर दिया फॉर गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स का लीड। मैं कैंपस लीड बन गया, डायरेक्ट जंप फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन टू द हाईएस्ट। पता नहीं कैसे हुई, बट अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी की, बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ी 100 लोगों से ऊपर की टीम बनाई हमने ऑन कैंपस। तो मुझे उसके बाद समझ आया कि 100 लोगों की टीम बना के आप मैनेज नहीं कर सकते, ये कोई स्टार्टअप में नहीं बनती, तो स्टूडेंट सोसाइटी में तो 100 लोगों की टीम मैनेज वैसे ही नहीं हो सकती। 120 लोगों की टीम हमने बनाई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स ऑफ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स। खैर, इट वेंट एज वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर्स, अल्लाह का शुक्र है, फॉर गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स इन फास्ट इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट कोविड एनर्जी आ गई थी दोबारा कि जी हर चीज़ कैंपस पे करनी है। हमने बहुत अच्छे इवेंट्स किए, बहुत स्पॉन्सरशिप्स रेज की, बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया। हाँ, उसमें इतने हमने इंडस्ट्री को इतना इन्वॉल्व कर लिया था उस 1 साल में। सलाम दुआ तो मेरी लोगों से होना शुरू हो गई थी ना। तो फिर अब कुछ भी हो, क्योंकि आपने जब कैंपस में सब कर लिया है तो द माइंड आस्क फॉर समथिंग न्यू। कैंपस में सब हो गया, हाँ भाई अब बताओ अगले अब क्या हो रहा है, इस्लामाबाद लेवल पे क्या हो रहा है। तो फिर मैं इस्लामाबाद लेवल चीज़ों पे थोड़ा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। हाँ जी, गूगल डेवलपर ग्रुप्स इस्लामाबाद क्या कर रही है, ग्लोबल शेपर इस्लामाबाद क्या कर रही है। फिर हमने फास्ट एआई सोसाइटी बना ली, फास्ट एआई एंड डेटा साइंस सोसाइटी, पाकिस्तान का पहला स्टूडेंट सेंट्रिक ग्रुप ऑफ एआई एंड डेटा साइंस स्टूडेंट्स। हमने उसमें बहुत सारे इवेंट्स करवाए, बहुत सारे एआई के जो द पीक ऑफ द बेस्ट पीपल इन एआई इन पाकिस्तान, हमने उनको इन्वाइट किया, दोज हू वर द नेम्स ऑफ एआई। बस
द इन्वॉल्वमेंट वॉज नेचुरल एंड लॉन्ग टर्म. ऑब्वियसली 2 से 3 साल लगे इस चीज़ को. डिड नॉट हैपन ओवर टाइम. नॉर्मली स्टार्टअप लोग पहले सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करते हैं, फिर थोड़ा काम सीखते हैं, फिर अपनी कोई कंपनी लॉन्च करते हैं. तो माशाल्लाह आपने जो है ना 6 सेमेस्टर के एंड पर ही लॉन्च कर दिया. तो आपको पास काफ़ी काम आ गया था कि इतना कंपनी लॉन्च करनी पड़ी आपको? नहीं, काम इस तरह ज़रूर आया था कि हमें पता था कि जो अब काम आ रहा है ना, या जो हम थोड़ा सा फोरकास्ट करें, उसमें हम 3 लोग नहीं कर सकते. तो वी बिकेम 6. फिर वी रियलाइज्ड कि 6 भी नहीं कर सकते. लेकिन हमें पता था कि अगर हम कुछ चीज़ें करेंगे तो हम कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं. इफ़ वी कैन डू XYZ वी कैन अचीव A, राइट. तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम. हमने इंटर्न्स, हमारी टीम में इंटर्न्स आए, हमारे बैचमेट्स थे, हमारे जूनियर्स थे. फास्ट इस्लामाबाद की लाइब्रेरी से हमने स्टार्ट किया. अब ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हमने कभी सीखा नहीं था कि हाउ डज अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑपरेट, क्योंकि हमारी टीम में से, फाउंडिंग टीम में से किसी ने किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम नहीं किया था. तो आई थिंक इट वाज अ जर्नी ऑफ अ लॉट ऑफ फेलियर्स, राइट. हमने बहुत चीज़ें सीखी, गलतियां करके भी सीखी, पैसा लगा के भी आउटपुट नहीं आए कभी, राइट. कभी ये हुआ कि पूरा काम करने के बाद पैसे नहीं मिले, राइट. क्लाइंट ने पैसे नहीं, ये सारी चीज़ें एक एक करके आप सीखते हो. तो ये ज़रूर हुआ कि हमने चीज़ें सीखी फ्रॉम ऑल ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी डिड. अभी भी हम गलतियां करके चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन 1 साल पहले वाले से हम बहुत शार्प हो चुके हैं. और बेसिक ऑपरेशंस हम बहुत शार्प हो चुके हैं कि कब क्या करना है उसको अब स्ट्रैटेजाइज करके सोच ज़रूर सकते हैं. मतलब ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा अभी गलतियाँ नहीं होगी, तो अब तो ज़्यादा गलतियाँ होंगी क्योंकि अब स्केल बढ़ रहा है. सही है, राइट. जब आप स्केल बढ़ाते हो तो ज़्यादा गलतियाँ होती है. बल्क हायरिंग क्या पता वो ये गलती हो. अभी हमने 3 लोगों को हायर किया इकट्ठे, राइट. हमारी टीम में आए, क्या वो गलती है? मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि इससे पहले हमने कभी बल्क हायरिंग करके सर्विसेज विंग को ग्रो नहीं किया था. प्रोडक्ट विंग को किया था, प्रोडक्ट विंग ने अच्छा काम किया, लेकिन उसको सर्विसेज विंग में कैसे ट्रांसलेट करना है मुझे नहीं पता, राइट. गलती हो सकती है, क्या पता हमारी गलती हो, ये करके ही सीखेंगे, राइट. तो एक तरीका ये, लेकिन क्योंकि हम उस वक्त साथ थे ना, तो हम बिखर के दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते थे. यू नो, वी वर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो अगर उस वक्त कहता ना, अच्छा तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम आरबीसॉफ्ट जाओ, तुम कावलर जाओ, तुम कॉन्टोर में अप्लाई करो, तुम मोटिव में अप्लाई करो, तुम एफिनिटी में अप्लाई करो, राइट. और फिर हम 2 साल बाद मिलेंगे, ऐसे नहीं होता, राइट. तो उस वक्त हमने उस एनर्जी को कैश किया एंड वी सेड नहीं, खैर आ जाओ करते हैं, सीख लेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ मेंटोर्स, राइट. पीपल हु हैव डन इट, ऑल ऑफ देम हैव डन इट बेटर देन अस, राइट. एनीवन हु हैज डन इट 6 months मोर देन अस हैज डन इट बेटर देन अस, या उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको समझ है इस चीज़ की, राइट. किसी से कोई मसला होगा पूछ लेंगे फ़ौरन. बहुत पूछा हमने, बहुत लोगों से ओपिनियंस लिए हैं, मोटिवेशंस लिए हैं, मेंटोरशिप ली है कि यार हमें बताएं ये मसला आ रहा है, ये चीज़ आ रही है. नेचुरल प्रोसेस है. और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने फेस करके सीखी. बेस्ट पार्ट वॉज कि हमने जो फेस करके सीखा ना, उसमें दर्द ज़्यादा होता है ना, तो अब दोबारा नहीं करते. मतलब आग को अगर हाथ लगा लिया तो अब दोबारा नहीं लगाते. कोई और कहता है ना तो फिर भी होती है कि यार ट्राई करके देख लेते हैं, व्हाट इफ ही इज़ रॉन्ग, right. But when you touch fire and it burns your hand, you don't want to do it again. ठीक है. तो बेस्ट वर्ज जो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि हमने चीज़ें करके फेल करके सीखा. क्लाइंट्स कैसे फैच करते हैं? क्या मार्केट वाकई सैचुरेटेड है इतनी? मार्केट सैचुरेटेड तो ज़रूर है ऑब्वियसली, लेकिन दोनों तरफ से सैचुरेटेड है. क्लाइंट मार्केट भी बहुत ज़्यादा है और टैलेंट मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, या पीपल एक्चुअली हु आर एबल टू कैप्चर द क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है. श्योर, दैट इज़ ट्रू. लेकिन रिस्क सबका लिखा हुआ है, राइट. अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको भी मिलेगा रिस्क, राइट. वो उसमें कोई सेकंड आउट है ही नहीं मेरा. क्योंकि हम अगर फ्रॉम अ ज़ीरो सैलरी फॉर अ ईयर, जो फाउंडर्स थे हम ज़ीरो सैलरी पे थे, टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी पे अगर हम जा सकते हैं, तो ऑल्दो सैचुरेशन बढ़ी है लेकिन हमारा काम नहीं रुका, बेहतर ही हुआ. हम हमेशा ना ये चीज़ देखते हैं, यार इसको तो क्लाइंट मिल रहे हैं और इसको नहीं मिल रहे. उसका चैप्टर 10 होता है उसकी स्टोरी का, आपका चैप्टर 0 होता है. तो आप उसको कंपेयर, उन 2 चैप्टर्स को कंपेयर कर रहे होते हो जो कि आर नॉट कंपेरेबल. सही है. हर बंदा ये गलती करता है, हमने भी की कि यार ये इसको तो ये मिल रहा है, वो किसी और चैप्टर या किसी और फेज़ ऑफ लाइफ में, हम किसी और फेज़ ऑफ लाइफ में. एक बंदा अगर 10 साल से कोई काम कर रहा है तो वो हमसे 10 साल शार्पर है इन दिस स्पेस. हमने बेशक 3 लोगों की टीम से स्टार्ट किया, लेकिन हम तीनों 0 एक्सपीरियंस के साथ थे. तो वी आर नॉट शार्प. 3 इज नॉट ग्रेटर देन 1 इन दैट केस, क्योंकि उस एक बंदे का 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप 3 का 0 + 0 + 0 है, राइट. तो उसको क्लाइंट लेना आसान है. आपने ढूंढना है, आपने वही पापड़ बेलने हैं, आपने वही अपने फैमिली को बताना है, जी जी हम AI का काम करते हैं, कोई जानने वाला हो ना तो देख लीजिएगा, राइट. आपने अपने वो एक ऑस्ट्रेलिया वाले कोई होंगे, कोई चाचू होंगे, कोई होगा, उनको बताना होगा कि हमने शुरू किया है,
अब कोई भी बंदा आपके पास आए ना एआई का काम करवाने, आप बताना पाकिस्तान में एक टीम बैठी हुई है बड़ी ज़बरदस्त। दिस इज़ द ओनली वे आउट। आई मीन दिस इज़ द मोस्ट एंड द बेस्ट नेचुरल वे आउट। आप अपने फैकल्टी को जाके बोलेंगे सर आप किसी कंपनी में कंसल्टेंट है, उनको कोई काम चाहिए हो ना तो बताइएगा, राइट, हम करके दे देंगे, ठीक है। तो यानी इसमें आपके लिंक्स बिल्ड होने चाहिए बेसिकली। पहला काम तो आता ही लिंक से। पहला काम कोई अमेरिका में बैठा हुआ बंदा तो नहीं कहेगा हाँ जी ये माज़ अली नदीम की टीम है और ये बज़ाहिर बहुत अच्छे लग रहे हैं, BSAI करते हैं फास्ट न्यूज़ से माशाल्लाह, तो इनको काम दे के देखते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। पहले तो आपका कोई प्रोफेसर बताएगा कि हाँ भाई वो एक है बंदा, उसके पास चले जाओ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको बता दूंगा कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, देख लो क्या पता काम हो जाए। हमने दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड, पीपल रेफरिंग अस टू देयर पीपल, यार hey these guys, I know these guys from Fast and they are doing AI and they might be able to help you out। 7,000 रुपये का काम आया वो भी किया, 10,000 रुपये का काम आया वो भी किया, 50 का काम आया था वो मैंने अभी आपको बताया। पहले 6 महीने तो ये थे 5,000, ओह अच्छा हाँ ठीक है 2 दिन में करके दे देंगे। 15,000 कोई मसला ही नहीं, 3 दिन में कर देंगे। 19,000 अरे साथ में रिपोर्ट भी बना के दे देंगे। आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और किस इसमें बताएं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी आई थिंक। हमने स्टार्ट जब हम 3 लोग थे, सिर्फ बेसिक फ्रीलांस कर रहे थे, तो हमने अपना सर्विसेज से स्टार्ट किया। बिल्कुल बेसिक फ्रीलांस इज़ व्हाट, इट्स माइन्यूट सर्विसेज, राइट। फिर जब आपने टीम ग्रो की तो एक प्रोडक्ट आइडिया दिमाग में आया। अब एक सेट ऑफ टीम सर्विसेज कर रही है, क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर सर्विसेज चलाता है। आपको पता है कि 2 हफ्ते बाद काम डिलीवर होगा तो 2.5 हफ्ते बाद पेमेंट आएगी। प्रोडक्ट जब आप बनाते हो आपको पता है क्या हो सकता है अगले 2 साल तक कोई पेमेंट ना आए, जब तक वो रिफाइन नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, कोई पेमेंट ना आए। हमने एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, इट वाज कॉल्ड वीफिट, द वर्चुअल ट्राई ऑन। हमारा एक पूरा अब तो स्वीट है उसके अराउंड, अभी भी बिल्ड कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम मार्केट में नहीं लेके आए। तो हमने बहुत सबसे ज़्यादा आई थिंक जो हमारी कंपनी की मेंटल, इमोशनल और मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है ना, वो उस प्रोडक्ट पे। 6 महीने का हमने प्लान किया कि हम 6 महीने बाद फ्यूचर फेस्ट हो रहा था लाहौर में, हम वहाँ लेके जाएंगे, सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट होगा वहाँ पे उस एग्जीबिशन का। ये हमारा प्लान था। बनाया। फ्यूचर फेस्ट के लिए निकलने से पहले लाहौर निकलना था सुबह 8 बजे, रात को 1:30 बजे चला है जाके उस दिन। और पहले दिन जाके फिर मसला आ गया वहाँ पे जब हम, अच्छा उसके लिए हमने अपनी पूरी बड़ी सी स्क्रीन खरीदी, बड़ा ज़बरदस्त यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट किया। वो स्मार्ट मिरर बनाया हमने, एक LED स्क्रीन को रोटेट करके उसका फ्रेम बनवाया, उसको लेके गए लाहौर। अच्छा, हमने ना अपनी टीम से जितने लोग मुंसलिक थे, जितने लोग आए थे और गए थे वेक्टर में, हमने उन सबको बुलाया। हम सबको एक बस भर के, फास्ट के वो नवीद चाचा जो बस नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं चलाते, उनसे एक बस हमने ली। हम अपनी पूरी टीम को, 25 लोगों की टीम को हम लेके गए लाहौर, फुली फंडेड ट्रिप, ठीक है। सबको रखवाया लाहौर में, टीम डिनर हुआ हवेली पे। हम मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था, वो एक मोमेंट ऑफ प्राइड था कि यार हमारी टीम आज कुछ करने जा रही है। अगले दिन हम फ्यूचर फेस्ट पे लेके गए। पहले दिन का फुटफॉल 1500 से 2000 लोग था जिन्होंने आके उस चीज़ को ट्राई किया। वी वर द ओनली लाइव प्रोडक्ट ऑफ AI इन द एंटायर एग्जीबिशन जो एक्चुअली AI से कुछ करके दिखा रहे थे। AI सर्विसेज वाले आए हुए थे, हाँ जी हम CCTV एनालिटिक्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आओ आपको दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं, आओ टेस्ट करवा देते हैं। वी वर द ओनली टीम इन दैट। वो यंगेस्ट टीम थी, ठीक है जी। कोई बंदा उस टीम में 23 साल से ऊपर की उम्र का नहीं था, और उसमें जितना खर्चा हुआ था वो हमने सर्विसेज से कमाया था, राइट। खैर उस प्रोडक्ट के बाद हमने उसको थोड़ा और परस्यू किया, बट प्रोडक्ट डिड नॉट गो थ्रू। कुछ नॉन कमर्शियल लाइसेंसेस का प्रॉब्लम था इन वन ऑफ आवर एल्गोरिथम्स, तो हमने उसको उस वक्त परस्यू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा और पैसा लगाना पड़ रहा था। तो हमने क्या किया, भाई ब्रेड एंड बटर तो सर्विसेज है, चल रहा है, इसको स्केल कर दो। क्यों? चीज़ें बनाते रहेंगे, लोगों को दिखाते रहेंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्टीज बिल्ड करेंगे कि हाँ भाई वर्चुअल ट्राई ऑन बनाया है, हाँ भाई वॉइस AI में एक बेस कोड, एक बेस एल्गोरिथम बिल्ड किया है, या एक बेस टेक्निक बनाई है। नहीं, लेकिन फिर भी हम करेंगे अभी सर्विसेज। फिर जब तक मैच्योर नहीं हो जाते, फंडिंग भी नहीं उठानी। पावर डायनामिक्स नहीं है ना। मैं और आप अगर टेबल पे आमने सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं एक 23 ईयर ओल्ड विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर हूँ, और आप इन्वेस्टर हैं जिसके पोर्टफोलियो पे 10 कंपनीज हैं, जिसने $10 मिलियन लगाए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। सही है। आप मुझे खरीद लेंगे, ठीक है, 1 मिनट में कहेंगे जी हाँ $1 लाख देता हूँ, चलो लगो काम पे, बट देन इट बिकम्स एन एम्प्लॉयमेंट फॉर मी एंड नॉट द राइट एक्सपीरियंस कि मैं अपनी कंपनी को अपने हिसाब से स्टीयर कर सकूँ। तो फिर हमने सर्विसेज को अपना ब्रेड एंड बटर बना लिया फॉर नाउ। मास भाई ये बताएं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, क्या मेन रीज़न इसके लिए?
सर अगर फेल वाली डेफिनेशन पे हम जाएं तो एक तरह से फेल तो हम भी हुए, राइट? क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमने उसको टाइमली मोनेटाइज नहीं किया, लेकिन फेलियर इज नॉट द लास्ट ऑफ इट ना। मतलब अगर आप फेल हो जाते हो ना, स्टार्टअप वो फेल होता है जो वहाँ पे गिव अप कर जाता है। हमारे ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ पे हमारी टीम ने आके सवाल किया एक दूसरे से, हाँ भाई आज बंद कर दें? कहा नहीं। एक एक से पूछा येस या नो, बंद करनी है या चलानी है? मतलब आर यू रेडी टू bear the consequences, are you ready to give it all you want, all that we need? जिस अगर मेजॉरिटी यस आता है या ऑल यस आता है तो हम आगे चले जाते हैं। क्यों? एक दिन कोई मसला आ गया, ठीक है जी, आज कोई पेमेंट फंस गई, आज कोई क्लाइंट भाग गया, कोई बात नहीं, पिवट, नेक्स्ट डे न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एवरीथिंग। तो स्टार्टअप एज एन, अगर वो एक प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, कि लोग अक्सर प्रोडक्ट और स्टार्टअप को इक्वेट करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट था ना, ये मेरा स्टार्टअप है। तो उस पे तो हाँ, प्रोडक्ट फेल हो गया तो भाई कोई बात नहीं, आपसे सही रिसर्च नहीं हुई या आपको सही ट्रैक्शन नहीं मिली या आपने सही प्लानिंग नहीं की। लेकिन अगर आप स्टार्टअप एज अ कॉन्सेप्ट की बात करो ना, वेर यू आर एन एंटरप्रेन्योर जो अपने मसले का हल निकाल ले, तो रिगार्डलेस कि वो प्रोडक्ट का मसला हो, सर्विसेज का मसला हो, किसी क्लाइंट के चले जाने का मसला हो, वो बंदा कोई सेकंड हल निकाल सकता है। देयर इज एवरी न्यू डे यू हैव समथिंग न्यू टू अचीव। तो हमारा ये था कि जैसे ही हमने कहा कि जी नहीं, अभी वीफिट हम नहीं बना सकते, हम वीफिट पे और पैसे नहीं लगा सकते, quickly pivoted the team to services and built our name around it. We would not say it failed, but we would say it was a lesson for us कि जी अगली चीज़ करो। Failed, repeated, doing something new, failed, then did something new, failed, then did something new. लेकिन startup चला, सही है, product idea fail हुआ, startup as a business नहीं fail हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस्लामाबाद में आपकी कंपनी है G11 के अंदर, तो यहाँ पर जो इंटरनेट आउटेज भी हुई थी, धरना वगैरह भी होता है, रोड्स ब्लॉक होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है? अच्छा, इंटरनेट आउटेज जनरली जो होती है ना, वो मोबाइल डेटा पे होती है। कुछ लोग इसको ना लेवरेज भी यूज़ करते हैं। आई वॉज विद अ क्लाइंट जिसका एक और एम्प्लॉय ना पाकिस्तानी था और वो पिंडी में रहता था। तो उसने मुझे कहा कि हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग विद मी, बिकॉज आई हैव हर्ड के 3 दिन में तो अगले 3 दिन तक तो इस्लामाबाद में इंटरनेट नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, वाईफाई तो चल रहा है, हाँ मोबाइल डेटा नहीं है, येस, बिकॉज वे आर धरने चल रहे थे जो भी था, लेकिन वाईफाई तो है, काम तो कर सकते हैं, वाईफाई आउटेज तो नहीं हो रही होती। फायरवॉल का इम्पैक्ट? हाँ, फायरवॉल का ये इम्पैक्ट होता है कि मैं वो भी मोबाइल डेटा पे होता है। अच्छा, राइट, ऑन द गो आप व्हाट्सएप पे इमेजेस नहीं भेज सकते, वॉइस नोट नहीं भेज सकते, येस दैट इज एन इम्पैक्ट। वो एक मसला है, क्या करें, वो अब रहना भी तो है ना। काफ़ी कंपनीज का आया था, वो सफ़र हुई थी ये जो फायरवॉल की वजह से। हाँ, फायरवॉल की वजह से जनरली लोगों की कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई थी, फाइबर वाली, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे और फेसबुक, इंस्टाग्राम ये वाली सर्विसेज नहीं चल रही, तो थोड़ी कम्युनिकेशन लैग्स आ रहे थे, राइट। ऑब्वियसली कुछ लोगों का ब्रेड एंड बटर इफेक्ट हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने बेसिकली कभी भी ब्रेड एंड बटर एक चीज़ पे नहीं रखा ना। अपवर्क भी है, अपवर्क इज 10% ऑफ आवर कंपनीज रेवेन्यू मेकिंग स्ट्रीम, राइट। उसके अलावा एक क्लाइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, बहुत सारे लोगों से पर्सनल या एक डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उसमें प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। सही है। और एज अ कंपनी भी आपको एम यही करना चाहिए कि आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी खत्म हो, कि भाई अगर जिस दिन अपवर्क किसी ने एक दिन बंद कर दिया, प्लग निकाल दिया, आपका क्या होगा? डेडलाइंस बीटना ही तो प्रॉब्लम होता है, राइट। तो यू हैव टू हैव फर्स्टली ट्रांसपेरेंसी। हाँ, अगर ये मसला है, क्लाइंट को बता दो भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ये मसला है, 2 दिन मेरे साथ ये हो रहा है, SEO की समिट है, पूरा मुल्क बंद है, पूरा शहर बंद है, 2 दिन बाद नहीं हो पाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन तो 1 हफ्ते पहले आ गया था ना। सही है। कि SEO के लिए 2 दिन पूरा शहर बंद हो जाएगा, तो आप 1 हफ्ते पहले बता देते, 1 हफ्ते पहले आप बता दो तो माइंड नहीं करेंगे। अगर हाँ कोई बहुत सॉलिड डेडलाइन होगी तो क्योंकि 1 हफ्ते पहले आया, आप 2 दिन पहले अपनी डेडलाइन अचीव कर सकते हो। तो मोस्टली मसले बनाए जाते हैं, होते भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग खुद इनहेरेंटली भी उसको कहते हैं कि ये मसला है जो कि हल हो सकता है। यार मतलब है, अब हल निकालना है ना, दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, वी आर हियर टू फाइंड आंसर्स एंड सॉल्यूशंस, सो यू हैव टू फाइंड दैट। लास्ट क्वेश्चन, आपने इतने करियर काउंसलिंग सेशंस अटेंड किए हैं 750 स्टूडेंट्स के साथ, उनको आप क्या आइडियाज़ देते थे, क्या बताते थे, और अभी स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे? उनको जो हम स्कूल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं ना ग्लोबल शेपर्स में, उनको हम यही आइडियाज़ देते हैं कि भाई दुनिया में बहुत कुछ है करने को। सही है, बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूबर बन जाओ, कोई बात नहीं, देयर इज अ वर्ल्ड अराउंड यू। और उनको सबसे पहली चीज़ हम ये कहते हैं कि तुम फ़ोन पर टिकटॉक तो देखते हो ना,
इंस्टा तो देखते हो ना, यूट्यूब देख लो, यूट्यूब देखना शुरू करो, इतनी चीज़ें सीखने वाली हैं। अगर आप ये पॉडकास्ट अभी लगाएंगे शायद कुछ लोग इससे सीख जाएं, राइट? या इतने और पॉडकास्ट हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी टेल देम इज हाउ टू स्टार्ट यूजिंग देयर मोबाइल फोन एंड देयर डिवाइसेस करेक्टली। स्टेप नंबर 1, आई डोंट टेल देम हे गाइज AI आ गई है, AI सीखो, ये स्टेप नंबर 1 नहीं है। स्टेप नंबर 1 इज कि यूज़ योर डिवाइसेस वेल। जो टेक्नोलॉजी आपके घर पे है उसका इस्तेमाल अच्छे से करो। सेकंड चीज़ फिर हमको उनको बताते हैं कि हाँ भाई, बेसिकली अभी हम एक उसमें थे, प्राइम मिनिस्टर का कोई वो समर कैंप प्रोग्राम था जिसमें वो वेब डेवलपमेंट सिखा रहे थे। अभी उन्होंने वेब डेवलपमेंट को बाय अ टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे थे, कोड करके दिखा रहे थे, उनसे सीखी थी। आखिरी दिन हम क्लोजिंग पे गए, हमने कहा अच्छा यहाँ तक सीख लिया, अब जाओ फ्री कोड कैंप पे जाओ, जो यूट्यूब पे एक पेज है, और यहाँ पे जाके अपनी टेक्नोलॉजी चूज कर लो और अब इस तरह चीज़ों को सीखो। बिकम अ फ्री बर्ड। सही है। टेल योर पेरेंट्स दैट यू हैव टू बिकम अ फ्री बर्ड, ठीक है? और उनको पहले से प्लान बना के दिखाओ, सर मैं ये करूँगा, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखूंगा, मैं AI सीखूंगा, मैं वेब डेवलपमेंट सीखूंगा, मैं जो सीखना है मैं सीखूंगा, ठीक है? और बहुत चीज़ें करने को। तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी में आजकल ये हो रहा है, अगर नहीं करनी तो पब्लिक पॉलिसी भी एक डोमेन बन गई है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक बहुत ज़रूरी डोमेन बन गई है, रिसर्च राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन बन गया। हम उनको सारी डोमेन्स के सामने से खोल के रख देते हैं, भाई ये सारी डोमेन्स हैं। सही है। वी ओपन एवरीथिंग फॉर देम, जो हमारी एक्सपर्टीज होती है। मैं उनको अपनी AI के इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें सब बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी बता देता हूँ, रियल स्टेट और AI का वो बता देता हूँ, फाइनेंस का बता देता हूँ, हर चीज़। टेल देम एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनको नहीं बताया जाता। तो अगर आपको पता है कि क्या हो रहा है, अगर आप यूट्यूब को नेविगेट कर लेते हो, सिर्फ यूट्यूब को नेविगेट कर लो सही से, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। आई एम नो वन टू टेल यू कि भाई फाइनेंस और AI में काम करो, ठीक है? क्या पता आपका इंटरेस्ट मेडिसिन एंड AI में हो, बट इट विल इमर्ज आउट अगर आपने यूट्यूब देख लिया हो। बहुत कुछ है उसमें। माज़ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने इतना ज़बरदस्त सेशन डिलीवर किया, बेसिकली स्टूडेंट्स को गाइड किया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक इट इज़ एन मोर देन एन ऑनर कि आप भी फास्ट में पढ़ाते हैं, हम फास्ट से अभी निकले, वी नेवर रियली मेट, बट इट वाज अ वेरी इट वाज अ प्लेजर फॉर मी बीइंग हियर ऑनेस्टली। अल्लाह आपकी कंपनी को और जो है सक्सेस दे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। और स्टूडेंट्स ने अगर रीच आउट करना हो आपकी कंपनी को फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, या जब जॉब्स आपकी अनाउंस होती हैं, तो व्हाट्स द प्लेटफॉर्म, हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट? अच्छा, यूजुअली जॉब्स में हम अनाउंस नहीं करते, हम स्काउट करते हैं। मतलब हम बच्चा देख के ना, नोट करके, बेसिकली हम गट फीलिंग पे हायरिंग करते हैं। गट फीलिंग क्या होती है कि एक बच्चे के साथ अगर आप बैठते हो और उसके साथ एक फील अच्छी आ रही है ना, यार इसमें कुछ है, रिगार्डलेस उसने कोई स्किल उसको आता हो या नहीं आता हो, इसमें कुछ है, वो गट फीलिंग इज़ द स्टेप 1 जो हमारा होता है। हाउएवर अगर किसी ने भी रीच आउट करना हो फॉर एनीथिंग, मेरा लिंक्डइन है, वेक्टर INC इज़ ऑल्सो आवर लिंक्डइन, जो हमारी कंपनी का है। हमारे जो को फाउंडर्स हैं, हम उनमें से किसी को रीच आउट कर सकते हो, अब्दुल वदूद वसीम, सैयद अमान शाह, सोले अहमद, राइट, आमिश रफ़ीक इज़ आवर प्रोग्राम मैनेजर। यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ आवर टीम मेंबर वाया लिंक्डइन, वाया इंस्टाग्राम, वाया यूट्यूब, यू नो, वाया व्हाट्सएप या वॉट एवर, वी आर ऑलवेज देयर। किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर दें, हम जवाब दे देंगे। हमने क्या ही, हम कौन से कोई जी 30 मार खान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके क्यूरी हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।